सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत काफ़ी अरसे से आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें कर रही है, मगर एक बार फिर IMF ने हुकूमती उम्मीदों और कोशिशों दोनों पर पानी फेर दिया है। हुकूमत की मुसलसल कोशिश थी कि आवाम को बिजली के बिलों पर टैक्स का थोड़ा सा बोझ कम करके रिलीफ दिया जाए, लेकिन IMF के सख्त रवैये ने ये उम्मीदें भी ख़त्म कर दी हैं। IMF ने फैसला जो किया है उससे ज़ाहिर होता है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन पर किसी किस्म का कोई भी समझौता करने को इस वक्त तैयार नहीं है, चाहे आवाम पर कितना ही बोझ क्यों ना डाल दिया जाए। ये फैसला पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान माशी रिलीफ फराम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स कम करने की तजवीज़ दी ताकि आवाम पर माशी बोझ को कम किया जा सके, लेकिन IMF ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि सेल्स टैक्स कम करने से हुकूमत की आमदनी में कमी आएगी, जो कि पहले ही मालियाती खसारे के बाइस दबाव का शिकार है, क्योंकि बिजली के बिलों पर 2 बार 18% GST का इतलाक होता है, जो हुकूमती आमदनी का एक अहम जरिया है। IMF का जोर मालियाती नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और हुकूमत की आमदनी में इजाफे पर है, ताकि पाकिस्तान कर्जों की अदायगी और अपने मालियाती खसारे को कम कर सके। सेल्स टैक्स जैसे इक़दाम IMF के मालियाती आदाब के खिलाफ तस्वुर किए जाते हैं। फैसला आवाम के लिए बाइस तशवीश हो सकता है, चूँकि बिजली के बिल पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पर यूनिट टैरिफ बहुत ऊपर जा चुका है और महंगाई की वजह से लोग इजाफी माली दबाव का शिकार हैं। सेल्स टैक्स में कमी से आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता था, लेकिन अब जब ये तजवीज़ मुस्तरद हो चुकी है तो उसके बाद अब ये मुमकिन नहीं रहा है। जहां बिजली के बिलों में रिलीफ की उम्मीदों ने दम तोड़ा है, वहीं गवर्नर स्टेट बैंक ने भी खतरे की एक घंटी बजा दी है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि जून 2025 में महंगाई की शरह में इजाफा होगा और अफराते ज़र बढ़ सकता है। उन्होंने आज किन ख्यालात का इजहार किया है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। इन्फ्लेशन आपने जैसे मेंशन भी किया कि पिछले महीने 4.1% था, और इसमें जैसे मैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जो है वो होगी आगे चल के, ख़ासकर सेकंड क्वार्टर, ये जो लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर है, अप्रैल टू जून 2025, तो इसमें ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो बेस इफेक्ट है, दूसरा कुछ और एक दो चीज़ें जो प्रोसेस में है, तो ये सब मिल के तो इसके ऊपर थोड़ी फ्लक्चुएशन आएगी, ऊपर होएगा फिर नीचे। जनवरी का महीना जो है इसमें इंशाल्लाह थोड़ा मज़ीद नीचे आएगा, उसके बाद थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आएगी, और ये आगे 4-5 माह जो है उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी। एवरेज $3 बिलियन के रेमिटेंसेस आ रहे हैं, इस वजह से जो है वो हमारा जो है वो करंट अकाउंट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है इस वक्त, और इस साल का हमारा टारगेट ये है, और जो हमारी असेसमेंट है कि इंशाल्लाह $35 बिलियन तो मिनिमम हमारे रेमिटेंसेस होंगे, इससे थोड़े ऊपर भी जा सकते। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत एक तरफ आवाम को रिलीफ देने का दावा भी करती है और फिर दूसरी तरफ IMF के जो मुतालबात हैं उनके आगे सर भी झुका दिया जाता है। शायद कोई ऑप्शन ही हुकूमत के पास वहाँ पर ना हो, लेकिन अब इसमें आवाम का क्या कसूर है? अब ये जो कर्ज़ों की जंजीरों में जकड़ी मईशत है, इसकी मजबूरी की वजह से ऐसा हो रहा है। आवाम जो कि पहले ही महंगाई से परेशान है, बिजली के बिल पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, उन पर मज़ीद 2 बार ये टैक्स लगाया जा रहा है, और इसके खात्मे की अब फ़िलहाल अभी कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और न सिर्फ ये एक आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा, बल्कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी एक्सपोर्ट इससे किस हद तक मुतासर होंगी, कारोबारी तबके पर ये बोझ कितना ज़्यादा हो सकता है, चूँकि उन्हें सस्ती बिजली चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से पहले इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। तो वो मुश्किलात कैसे ख़त्म होंगी, और फिर ये IMF का प्रोग्राम कामयाबी से आगे चलता है तो उससे हमारा जो एक प्लान है उड़ान पाकिस्तान का, उसको कितनी मज़ीद कामयाबी मिल सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शमसुल इस्लाम खान साहब, साबिक वाइस KCCI के माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये कोशिश हुकूमत कर सकती है, IMF के सामने अपनी तजावीज़ रख सकती है, उसको रद्द कर दिया गया है, तो बिजली के सिलसिले में जो एक रिलीफ, उसकी कीमत पर थोड़ा बहुत एक उम्मीद लगाई हुई थी आवाम ने भी और बिजनेस कम्युनिटी ने भी, वो तो अब अक्सर ख़त्म हो चुकी है। हालात आपको कुछ मुश्किल नज़र आ रहे हैं? मैक्रो इंडिकेटर ज़रूर इस वक्त पॉजिटिव हैं, हुकूमत के कंट्रोल में, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल, देखें IMF ने जो आपकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज किया है उसको सेल्स टैक्स कम करने को, उसकी बुनियादी वजह यह कि IMF का कंसर्न टैक्सेस से नहीं होता, लेकिन नुकसानात जो हुकूमत के होते हैं एक्सपेंडिचर और अर्निंग के अंदर, उसमें जो गैप पड़ जाता है उससे उनका कंसर्न है। और IMF का बेसिक जो प्रोग्राम है वो यही है कि डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ होना चाहिए।
अब अगर हम इसको टैक्सेस को कम करते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो अखराजात और आमदनी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपने जैसे अपने इंट्रो में भी बताया कि 18% सेल्स जीएसटी जो है बिजली पे वो 2 दफा लगती है। एक दफा जब आपका टोटल अमाउंट पे, दोबारा जो आपका फ्यूल एडजस्टमेंट होता है उसके ऊपर आती है, तो इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अगर वो कम करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल राइटली इसको पॉइंट आउट किया, और इसको हुकूमत के पास अब ऑप्शन ये था कि अपने साइज को कम करे और अखराजात को कम करे, ताकि अखराजात कम होंगे तो फिर जो गैप है आपका आमदनी और एक्सपेंडिचर में वो कम हो सकेगा, और उससे बिजली की कीमत और दूसरी चीजों पे भी कीमतों को कम करने पर हुकूमत को मौका मिलेगा। क्योंकि बिजली इस वक्त जो है वो न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए सबसे महंगी है, रीजन में हम बहुत ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स रीजन के मुकाबले में बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ सकी। हमारे यहाँ जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो गई, इसी वजह से कि नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही। तो इस वक्त हमारे पास गैस और बिजली के जो रेट हैं वो बहुत हाई हैं, और ये ना सिर्फ इंडस्ट्री और बिजनेस को तकलीफ पहुंचा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ आनी चाहिए थी 25-30%, वो भी उतनी नहीं आ सकी, 12-13% के करीब हम आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है। हुकूमत को अगर रिलीफ पहुंचाना है आम सारिफ को और इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट बढ़ानी है और उड़ान पाकिस्तान के ऊपर कामयाब करना है, तो अखराजात कम करने होंगे, बेल्ट को टाइट करना होगा। आम आदमी ऑलरेडी पिस चुका है, अपनी महंगाई में इतना उनको मुश्किल हुई कि जो आपका इन्फ्लेशन कम हो रहा है वो भी एक्चुअली तो बेस की एडजस्टमेंट है ना। बाकी चीजें तो आज भी अगर आप आम खाने पीने की चीजें देखें उसकी कीमतें बहुत ज्यादा हाई हुई हैं। तो लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए हुकूमत को अब एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी और सादगी अपनाएं, अपने गैर जरूरी अखराजात कम करें। तो शमसुल इस्लाम साहब, जो 2 रोज़ पहले एक सिलसिला ये शुरू हुआ, उस पर पिछले 2 रोज़ में अच्छे खासे ऐलानात भी हो चुके हैं, जो एक ऑस्टेरिटी मेजर्स मज़ीद हुकूमत ने लिए हैं। कोई 1.5 लाख के करीब जो असामियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। जो कुछ मुतनाज़ असामियाँ थीं, कुछ इजाफ़ी थीं, जहाँ लोग काम ही नहीं कर रहे थे लेकिन वो असामियाँ बहरहाल मौजूद थीं। कुछ इदारों को आपस में ज़म किया जा रहा है, कुछ मिनिस्ट्रीज़ को मिलाया जा रहा है। तो ये 900 अरब की बचत का टारगेट ये रखा गया है, ये कुछ एम्बिशियस टारगेट आपको लग रहा है, ये अचीवेबल है? क्या ये कन्विंस करने में के लिए काफ़ी नहीं था IMF को कि हम ये सारे इक़दाम करने तो जा रहे हैं, इतनी बड़ी बचत करने जा रहे हैं, तो सेल्स टैक्स पर आप थोड़ी सी छूट दे दें हमें? नहीं, देखें जी, जो ऐलानात किए हैं ये आपको पता है कि 2018 से इसके ऊपर रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा था और बहुत सारी तजावीज़ आई, लेकिन अगर आप देखें कि इम्प्लीमेंटेशन तो वो बहुत स्लो है यहाँ पर। और हमारा जो गवर्नमेंट का जो स्टाइल है और जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन का जो स्टाइल होता है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा काम स्लो होता है। तो इसी वजह से इस चीज़ को उन्होंने वैल्यू नहीं दी। हमें तो ये 900 अरब के ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। आपका बहुत बड़ा अखराजात है, आपके बहुत बड़ी डिविजन्स हैं, अदारों के अगर आप एम्प्लॉयज़ देखें तो उसके अखराजात बहुत हैं। आप अगर सिर्फ यूटिलिटी स्टोर को देख लें तो उसके अखराजात कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, कितनी बड़ी उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, रेलवेज में बहुत बड़ी एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी एजुकेशन डिवीजन में कितने हैं। तो हुकूमत को बड़ा एग्रेसिवली करना होगा कि जितना स्लो आप इनको रिफॉर्म्स को और अपनी जो डाउन साइजिंग है, राइट साइजिंग करेंगे हुकूमत की, तो उसको जितना जल्द करेंगे उतना बेहतर होगा। जितना स्लो करेंगे उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी आप देखें इस वक्त भी जो है वो हाई है, दो कि हम बहुत ऊपर से नीचे लेकर आ चुके हैं, 22% से कम करके अब 13% पे आ गया, और होपफुली के 29 दिन को भी एक 100% बेसिस पॉइंट की कमी हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें अपने जो है रिफॉर्म्स और राइट साइजिंग को बड़ी तेजी से कम करना होगा ताकि अखराजात कम हो और फिर टैक्सेस कम हो। टैक्सेस कम करने के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक इशारा दिया है कि हम उसको स्लैब्स को कम करेंगे, ड्यूटी के उस टैक्स को, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है ना कि अखराजात कम हो। जब अखराजात कम तब होंगे जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट और के अखराजात कम से कम होते जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी डेफिसिट स्टार्ट होती है। शमसुल इस्लाम साहब, इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है और एक तवील अरसे से भी चली आ रही है वो है 9 सेंट पर बिजली, जो कि उस सूरत में भी 9 सेंट पर भी अगर बिजली मिलती है तो वो रीजन के दूसरे कंट्री से ज़्यादा होगी। लेकिन अब ये तजवीज़ रद्द होने के बाद क्या इसको उससे भी कनेक्ट किया जा सकता है कि वहाँ पर फिर वो कमिटमेंट पूरा करने में भी हुकूमत को मुश्किल ज़रूर होगी? अब शायद वो 9 सेंट वाला वादा इतनी आसानी से या इतनी जल्दी पूरा ना हो सके और उससे फिर हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी इंडस्ट्री किस हद तक मुतासिर होगी? जी बिल्कुल, हुकूमत के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि ये हुकूमत ने जो आस लगाई थी कि IMF इसको एक्सेप्ट कर लेगा और हम उसके डाउन साइजिंग करके अपना एक बचत कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि आप देखें ना, हमें अगर बिजली कम करते हैं तो IMF ऑलरेडी हमारी कुछ चीज़ों को हमने जो टारगेट दिए थे, जैसे सूबों का सरप्लस का था, तो उसमें देखे आपने पंजाब ने डेफिसिट दिखाया है बहुत बड़ा,
और उसके बाद अगर आप ये भी एक करते हैं कि जी इसके ऊपर IMF के जो एग्रीड टर्म्स हैं उसके हम अगेंस्ट जाके इसको कम करने की कोशिश करते हैं तो भी वो एक बड़ी वायलेशन होगी, तो प्रोग्राम फिर हमारा जो है मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए हुकूमत को अब हमें देखना ही होगा कि अब हम एफिशिएंट वे में किस तरह से काम कर सकते हैं। हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो भी अगर आप देखें कि अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन पहुंच चुकी है नेट मीटिंग के लिए, तो बहुत सारी चीजों पे हम जो है ना वो कैश 22 की पोजीशन में आ गए हैं। तो अब हमें एक ही ऑप्शन नजर आता है कि हुकूमत का साइज कम करते हैं, जितनी जल्द से जल्द कम करते हैं। बहुत सारी शमसुल साहब जो पंजाब के आपने सूबाई खसारे की बात की, वो भी बड़ी एक उसमें दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि 11-12 तारीख को वो खबर आती है कि पंजाब का जो खसारा है वो 160 अरब रुपए, और वो ज़ाहिर वजारत ख़जाना के जारी करदा फिगर्स होते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वही वजारत ख़जाना फिर उसकी तरदीद करता है और तर्जुमान पंजाब हुकूमत का एक बयान सामने आता है, उसमें वो बताती हैं कि हमने तो 200 अरब की कहीं फाइनेंसिंग की हुई है और कहीं हमारे वो पैसे उधर लगे हुए थे और उसको भी उसमें काउंट किया जाए तो फिर वो 40 अरब का सरप्लस दिखा दिया जाता है। तो ये भी फिर चीज़ ज़ाहिर IMF के सामने या इंटरनेशनल बॉडीज़ के सामने जब आप एक ही चीज़ के 2 फिगर्स रखेंगे तो वहाँ भी फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये शो करती है प्रोफेशनलिज्म की कमी को शो करती है, और इससे फिर आपके जो डाउट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनके प्रोफेशनल्स यहाँ पर हैं और बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं। तो अगर आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो फिर उसके बाद फिर आपके ऊपर और ज्यादा वो शकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं। तो हमें तो अपनी बेल्ट को टाइट करना चाहिए और ऐसी तमाम स्कीम जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही उनको खत्म करें, क्योंकि ज्यादातर आप देखें जो ऐलाना एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो पॉलिटिकली पॉपुलिज्म के लिए किए जा रहे हैं। उसकी बजाय अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हमारी इनकम बढ़ाएं, हमारे ज़राए जो हैं इनकम के वो बढ़ें और अखराजात कम करें, सूबे भी अपने अखराजात कम करें और हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट भी अपने अखराजात कम करे, तो हम बेहतरी ला सकते हैं। हमें अपनी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखना होगा। अवाम ने बहुत बड़ा अपना पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, लेकिन अब हुकूमत को अपने पेट पे पत्थर बांधना होगा, बेल्ट टाइट करनी होगी और ये जो शहाना प्रोटोकॉल्स हैं इनको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब शमसुल साहब से उसका मतलब कि ये अगला जो एक साल हम सोच रहे थे कि ये 2024 की निस्बत काफ़ी बेहतर हो सकता है, इसमें शायद हमें सस्ती बिजली का वो दावा जो ओवैस लगारी साहब ने 4-5 माह पहले किया था कि जनवरी में बड़ी कीमतों में आप कमी देखेंगे, लेकिन वो उस तरह की किसी भी कमी की कोई इस वक्त उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, चूँकि जो IPPs के साथ मुज़ाकरात थे वो भी बड़ा स्लोली वो आगे बढ़ रहे हैं और जो उसके नताइज एक्सपेक्टेड थे साल के एंड पर शायद वो भी अभी तक उस तरह से नहीं मौसूल हो सकें। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये ऐसा लग रहा है कि अब जब आपके पास एक और तरह से जो इन्फ्लेशन की बढ़ने के भी चांसेस हो रहे हैं और रुपए पे प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, आपके रिजर्व्स में कमी आ रही है और फिर अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो आपका ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से फिर आपके रुपए के ऊपर भी करेंसी पे प्रेशर पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त 278 प्लस पे जो चल रहा है, तो ये आगे जाके अप्रैल मई में हो सकता है कि 280-82 के लेवल पे चला जाए डॉलर। जब आपका ये होगा तो फिर ऑटोमेटिकली फिर आपके ऊपर जो है ना वो प्रेशर आना है, महंगाई का दबाव भी आएगा, हमारे ऊपर दबाव पड़ना है ज़्यादा। सही। और ये ट्रेड डेफिसिट अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 60 अरब डॉलर तक ले जाते हैं और हमारी इंपोर्ट 85-90 अरब डॉलर पर उसके प्रोपोर्शनल पहुंच जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर बेस कर रही होती है, उस पर रिलाई कर रही होती है, तो अब इस ट्रेड डेफिसिट के साथ फिर वो 60 अरब डॉलर्स के वो फ़ायदे सारे हमें मिल सकेंगे अगर तो वो वहाँ तक हम पहुँच भी जाते हैं, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क लग रहा है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो विश लिस्ट हैं, उनको मुमकिन करने के लिए आपको बहुत बड़े रिफॉर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी होंगी, वो आप नहीं कर रहे। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है उसके अंदर को अराउंड 30% से ज्यादा का इनपुट इम्पोर्टेड होता है। आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है और उसमें भी देखें कि अब आप इम्पोर्टेड कॉटन पे और इम्पोर्टेड यार्न के ऊपर आप लार्जली बेस कर रहे हैं। आपकी कॉटन की क्रॉप शॉर्ट हो चुकी है। आगे जाके अगर जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वीट की क्रॉप पूरा जो टारगेट है वो नहीं हो सकता, तो फिर आप वीट भी इम्पोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े एक मुश्किल वक्त में 2025 में देखेंगे कि आपके पास थोड़ा सा मुश्किल वक्त आ जाएगा और फिर जो हम ये कह रहे हैं कि हमने ग्रोथ बढ़ानी है इंटरेस्ट रेट को कम करके और मनी सप्लाई को बढ़ा के, तो फिर आपका इन्फ्लेशन होगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट के CCI के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो हुकूमत की संजीदा कोशिशों के साथ साथ ताजिर बरादरी का किरदार बड़ा ही अहम होता है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान की ताजिर बरादरी इस वक्त बांग्लादेश के साथ तिजारती ताल्लुकात मजबूत करने के लिए खासी मुतहरिक नज़र आ रही है जो एक बड़ा ही पॉजिटिव कदम है। लेकिन इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के बांग्लादेश जब 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था तो आज इस दौर में तकरीबन 53-54 साल के बाद वो कई इक़्तिसादी अशारियों में पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल चुका है। बांग्लादेशी टका इस वक्त पाकिस्तानी रुपए पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका है। बांग्लादेशी मईशत का कुल हजम 454 अरब डॉलर से 465 अरब डॉलर के दरमियान है। और ये तरक्की बांग्लादेश की मुस्तहकम इक़्तिसादी पॉलिसियों और बरामदात ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में नुमाया इजाफे का नतीजा है। और अगर पाकिस्तान की माशी हजम की हम बात करें तो पाकिस्तान की मईशत का कुल हजम 2024 के फिगर्स के मुताबिक 374.9 अरब डॉलर तक पहुंचा है, जो माली साल 2023 में 338.15 अरब डॉलर था। यानी पिछले एक साल के दौरान इस माशी हजम में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी ये नाकाफ़ी है। अभी भी हम बांग्लादेश से काफ़ी पीछे हैं। ये इजाफा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और खिदमात के शोबों में तरक्की का नतीजा ज़रूर है। तमाम हमें अभी भी माशी अशारियों को बेहतर बनाने के लिए कुछ मज़ीद कोशिशें करनी है ताकि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया कुछ मजबूत हो सके और मईशत मज़ीद मुस्तहकम हो सके। अब इसी सिलसिले में FPCCI की जानिब से बांग्लादेश के दौरे का एक प्लानिंग की जा रही है, एक मनसूबा बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का 35 से ज़ायद अरकान सनतकारों के साथ ढाका का दौरा दो तरफा तिजारत को बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौके पैदा करने पर मरकूज़ है। वफ्द की मुलाकातें बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र और मुशीर तिजारत से होंगी, जो तिजारती ताउन के लिए पॉलिसी सतह पर मदद फराम कर सकती हैं। बांग्लादेश के साथ इस वक्त जो मौजूदा ट्रेड वॉल्यूम है वो 80 करोड़ डॉलर का है, जो कि खासा कम है, जबकि इसमें 2 से 3 अरब डॉलर तक इजाफे की उम्मीद और गुंजाइश मौजूद है। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में तिजारत हो सकती है। पाकिस्तानी ताजिर बांग्लादेश को चावल, प्याज, फल और दीगर मसनूआत फराम कर सकते हैं। ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पाकिस्तानी मसनूआत जैसे कालीन, इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और फर्नीचर की नुमाइश से इस शोबे की में जो तिजारत है उसको काफ़ी फ़रोग दे सकता है। फिर फल हैं, सब्जियाँ हैं और पैक शुदा ग़िज़ाई अशिया की बरामदात के मौके भी मौजूद हैं। दोनों ममालिक के सनती इदारे टेक्नोलॉजी की मुंतकली और जॉइंट वेंचर्स के जरिए ताउन कर सकते हैं। पाकिस्तानी कीनू, सेब, खजूर, आम और चावल जैसी मसनूआत के लिए बांग्लादेश एक पुरकशिश मार्केट साबित हो सकती है। भारत की जानिब से बांग्लादेश को दी जाने वाली सस्ती मसनूआत पाकिस्तानी चीज़ों के लिए एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तानी मसनूआत की जो क्वालिटी है वो भारत में कीमतों के इजाफे की सूरत में ये एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आ सकती है। बांग्लादेश की भारत से चावल की खरीदारी पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का मौका फराहम कर सकते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा? इस दौरे की जो प्लानिंग है इस हद तक कामयाब हो सकेगी और क्या क्या टारगेट्स लेकर इस वक्त FPCCI का ये वफ्द बांग्लादेश आ रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साकिब फैयाज साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, बहुत शुक्रिया साकिब साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताएगा कि 80 करोड़ डॉलर का जो ट्रेड वॉल्यूम है, क्या टारगेट है जहन में? FPCCI का वफ्द जब जा रहा है तो वहाँ से क्या क्या अच्छी और मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाली खबरें सामने आ सकती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हम लोग जो डेलीगेशन जा रहा है ये तकरीबन 12 साल के बाद कोई ट्रेड डेलीगेशन बांग्लादेश जा रहा है। अच्छा। और आपको पता है उधर के जो वो कुछ हालात थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो बहुत ही अच्छे सेंटिमेंट्स हैं उधर बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए। तो हम इसी को के मजीद इसको अब अपने जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है और हमारी जो एक्सपोर्ट है टू बांग्लादेश में उसको बढ़ाया जा सके। वो 400 मिलियन की पॉपुलेशन वाली कंट्री है और उधर इस वक्त बहुत सारी चीजें जो यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकती हैं, जिसमें स्पोर्ट्स गुड है, सर्जिकल गुड्स हैं, इवन टेक्सटाइल के जो ग्रे फैब्रिक है, क्योंकि वो गारमेंट में वैल्यू एडिशन में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट होती है, तो वो फैब्रिक भी पूरी दुनिया से इंपोर्ट करता है। और खास तौर पे जो कॉटन फैब्रिक है और पॉलिएस्टर फैब्रिक जो है वो भी पाकिस्तान से इधर एक्सपोर्ट हो सकता है। अभी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो मौजूदा, वो अभी पाकिस्तान के हक में 650 मिलियन डॉलर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और तकरीबन कोई 150 या अंडर 100 मिलियन जो है वो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में काफी अच्छे मौके हैं। हमारी उधर जो है वो जो चीफ एडवाइजर हैं
यूसुफ साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हो गई, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हो गई इसी के ऊपर कि अब ऐसी क्या पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया और उन्होंने हमें बोला है कि आप लोग आएँ और बांग्लादेश में जो ड्यू शेयर है पाकिस्तानियों के लिए वो उसको लें, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस करें और पाकिस्तान के साथ उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें इजाफा हो। तो बहुत ही अच्छा उधर से हमें जो है ये मैसेज आया है। तो फिर हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक डेलीगेशन बनाया और उसमें कोई 35 जो हैं वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जो हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं। और मैं इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम मौके पर कि ये एक बिगनिंग है और खास तौर पे उस वक्त हम जा रहे हैं जब ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है जो कि 1 महीने के लिए होता है। तो उधर भी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी काफी मांग है। उधर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उधर स्टॉल भी लगाए हुए हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मेरे ख्याल में कि हम इस वक्त, क्योंकि जो पहले 12 साल पहले का जो बांग्लादेश था अब वो नहीं है, अब उधर वो बहुत ही उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ चुकी है और उनकी परचेजिंग पावर भी बहुत बढ़ चुकी है। तो बहुत सारी कंज्यूमर्स आइटम की बहुत सारी उधर डिमांड है। फूड प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस फूड है उसकी बहुत डिमांड है उधर। तो मेरे ख्याल में जब हमारी अब उधर से ट्रेड शुरू होगी तो अब ये नहीं होगा कि 600 मिलियन, मेरे ख्याल में कोई 1.5 से 2 बिलियन की एक्सपोर्ट हम बहुत आसानी के साथ अगले 6 महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर हम लोग इसको कर सकते हैं। तो साकिब साहब, क्या राइस की एक्सपोर्ट पर कोई खास प्लानिंग हो रही है? चूंकि जिस तरह इस वक्त पिछले साल हमने देखा कि बड़ी अच्छे तरीके से हमारे राइस ने इंटरनेशनल मार्केट्स को कैप्चर किया, एक्सपोर्ट किया, और उसमें ज़ाहिर इंडियन राइस की वहाँ से उस वक्त एक वहाँ चूँकि वो मौजूद नहीं था तो उससे भी एक हेल्प मिली। इस वक्त बांग्लादेश में भी बड़ी खपत है चावल की और भारत से वो बड़ी तादाद में चावल इंपोर्ट करता है बड़ी मकदार में। तो ये इस वाली चीज़ को पाकिस्तान इस वक्त कैसे देख रहा है और किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है? राइस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो लोग हमें वेलकम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान से राइस आए। राइस के साथ मैं आपको बताऊं कि फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं वो पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश में भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं लेकिन फिर भी काफी बड़ी तादाद में इंडिया से भी मेडिसिन इंपोर्ट होती थी। लेकिन अब वो उनकी टोटल जो डाइवर्जन हो गई है वो पाकिस्तान की तरफ हो गई है और वो जो है तमाम आइटम्स में वो चाहते हैं कि जो पहले इंडिया से ले रहे थे अब वो पाकिस्तान से लें। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है उधर की तरफ से और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से। हम जो जाएंगे तो वहाँ पे बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हमें इनवाइट किया हुआ है और उधर भी B2B मीटिंग्स हमारी होंगी। हमारी ढाका चैम्बर के अंदर भी वहाँ पर भी हमारी B2B मीटिंग्स होंगी और उनके बिजनेसमैन से हम लोग मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी बिगनिंग है। और आगे जो 2024 पूरा गुजरा इसमें हमने देखा कई ममालिक के हाई अप्स और डेलीगेशंस आए, सरबराहान मुमलिकत भी आए, यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से और मिनिस्टर से वो मिले, MOUs भी साइन हुए, इन्वेस्टमेंट की बातें भी हुई, लेकिन वो मामला फिर MOUs तक ही रहा, सॉफ्ट कमिटमेंट्स हुई, वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। तो अब ये तो बिजनेस डेलीगेशन जा रहा है, FPCCI के प्लेटफॉर्म से आप लोग जा रहे हैं, तो ये इसमें और जो वो फॉर्मल डेलीगेशंस आते हैं उन MOUs में कोई फ़र्क है? यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ें हम तेज़ी से होते हुए देखेंगे? बिल्कुल, देखें बहुत बड़ा फर्क है। हमें जो शिकायत होती थी वो यही होती थी कि उधर से एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आ गया और वो जो है जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक अपेक्स बॉडी है वो उधर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी उस डेलीगेशन के बारे में और कोई प्रोफाइल्स ही नहीं होती थी कि कौन आ रहा है और कोई हमारी मीटिंग अरेंज नहीं करवाई जाती थी। तो अब मैं समझता हूँ क्योंकि ये तमाम बिजनेसमैन ही जा रहे हैं और बिजनेसमैन ही इनको लीड कर रहे हैं और वहाँ के बिजनेसमैन से ही मिलने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसके बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब फैयाज साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI मौजूद थे। अब देखना यह है कि $80 करोड़ का जो इस वक्त एक ट्रेड वॉल्यूम है इसमें FPCCI के इस दौरे के बाद मज़ीद कितना इजाफा होता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान बैरल प्रॉफिट में जो $650 मिलियन की एक्सपोर्ट इस वक्त बांग्लादेश से कर रहा है, अब इसमें $1 से $2 बिलियन के इजाफे की गुंजाइश है। तो अब देखना ये होगा कितना मज़ीद वक्त इसमें लगता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और अगर मुल्क में किसी भी जो मौशी हजम है उसमें बेहतरी के लिए हुकूमत की कोशिशों में इस वक्त जहां हमने बेहतरी देखी है, वहीं बैंकिंग सेक्टर भी इस वक्त बड़ी आला कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर ने एक बार फिर ख़ुद को दुनिया के सामने मनवाया है। पाकिस्तानी बैंक्स ने न सिर्फ अपने कदम जमा लिए बल्कि एशिया पैसिफिक के मालियाती मैदान में अपनी धाक भी बिठा दी है। बैनुल-अक़वामी इदारे S&P ग्लोबल ने पाकिस्तानी बैंक्स की कारकर्दगी को सराहा है और उनके स्टॉक एशिया पैसिफिक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बैंक्स में शामिल हुए हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंक्स ने अपनी कारकर्दगी के लिहाज से अपने इलाकाई हरीफों को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तानी बैंक्स ने टॉप जो 15 कर्ज दहिंदगान में 6 पोजीशंस हासिल की हैं। यूनाइटेड बैंक ने मजमूई तौर पर 159.7% शेयर्स का मुनाफा रिकॉर्ड किया है और खित्ते के बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बैंक स्टॉक्स की दर्जाबंदी में उसका दूसरा नंबर है। जबकि UBL के अलावा जो टॉप 10 में शामिल 3 दीगर पाकिस्तानी बैंक्स हैं उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है जिसका स्कोर 108.4 रहा, जबकि बैंक अल-फलाह का जो फिगर है वो 107.1% रहा और बैंक ऑफ पंजाब ने 98.4% का रिटर्न पेश किया। इसके अलावा अलाइड बैंक लिमिटेड और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड बिलतरतीब 94.5% और 93.2% रिटर्न के साथ इनकी पोजीशन 14 और 15 रही है। अब ये मुस्बत आशारिया न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरी है, अच्छी खबर है, बल्कि इन इदारों के लिए भी खुशाइंद है जो अपनी मेहनत और महारत से आलमी सतह पर इस वक्त पहचाने जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये तरक्की ये आर्जी है, ये वक्ती है, या फिर पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर आलमी मेयार के मुताबिक मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ रहा है। मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें IMF प्रोग्राम, मालियाती रिफॉर्म्स और हुकूमती इस्तेहकाम ने क्या किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर ने अपनी कामयाबी ये जो हासिल की है इसके पीछे कितनी मेहनत है और ये कितनी लॉन्ग टर्म कामयाबी है। क्या ये सिर्फ फिगर्स हमें नज़र आ रहे हैं, फिगर फजिंग है, या फिर वाकई मईशत की तरक्की में भी अपना किरदार उसी तरह से निभा सकते हैं। हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं वाइस कंसल्टिंग ग्रुप के। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इंटरनेशनली इस वक्त हमारे बैंक्स को पजीराई मिल रही है, मुल्की सतह पर भी देखते हैं कि हमारी स्टॉक मार्केट उस वक्त ग्रो हुई जब बैंकिंग सेक्टर का बड़ा पैसा उसमें शामिल हुआ, म्यूचुअल फंड्स की एक हैवी अमाउंट उसमें शामिल हुई। तो इस ओवरऑल बैंकिंग की इस कारकर्दगी को और इंटरनेशनली जो उनको सराहा जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इसमें ज़्यादा मेजर रोल जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और स्टेबिलिटी है, प्लस उसके अलावा IMF की तरफ से जो ग्रांट मिली हुई है, जो एड है, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो लोन है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इसने डायरेक्टली इम्पेक्ट किया है बैंकिंग सेक्टर को। और जैसे आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे बैंक जो हैं वो ब्लू चिप स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। और अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें देखें तो वो तकरीबन कोई $87 मिलियन की है, जो कि 24 अरब से ऊपर की बात हो जाती है जितने की इन्वेस्टमेंट इसमें की गई है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ नज़र आई है। और जैसे आपने कहा कि तकरीबन रीजन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मेजर शेयर जो लॉयंस शेयर जो है वो समझे कि पाकिस्तानी बैंक्स का है और इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन शुरू के मतलब ये टॉप के जो 15 बैंक्स हैं इसमें 6 बैंक्स हैं हमारे, जिसमें से टॉप 10 में हमारे 4 बैंक्स हैं और कुछ मल्टीपल बैंक्स हैं जापान के, और इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम का एक बैंक है जी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे बैंक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि हमारी स्टेबिलिटी आई है और उसके अलावा हमारे जो IMF का प्रोग्राम है उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और हमारा ओवरऑल जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। और जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है अभी अगर आप देखें तो जो क्लोज़ हुआ था लास्ट ईयर स्टॉक एक्सचेंज के, अगर आप KSE के अगर नंबर्स देखें तो वो कोई 116 के ऊपर था, जो कि अब मज़ीद बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसके ऊपर हमें तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसी तरह से चलेगा और स्टेबिलिटी रहेगी। अब जैसे डिस्काउंट रेट्स भी थोड़े से कम हुए हैं उससे भी लेंडिंग और बैंकिंग एक्टिविटीज़ डेफिनेटली बढ़ेगी। तो अब शायद अब ये जिस तरह हमारे मुल्क की इकॉनमी इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, इसकी बेहतरी में हमारे बैंक्स का क्या किरदार हो सकता है? चूँकि अभी पिछले साल के आखिर तक जो एक ADR वाला एपिसोड हमने देखा, किस तरह बैंक्स ने उससे बचने की कोशिश की, लेंडिंग नहीं हो रही थी प्राइवेट सेक्टर को, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी हायर साइड पे था, प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी एपेटाइट नहीं थी। तो अब वो इस तरह के जब ये इश्यूज सामने आते हैं तो बैंक्स पर फिर सवाल भी बहुत ज़्यादा उठते हैं कि ये सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इनमें कोई जज्बा या कोई सोच या कोई वलवला नज़र नहीं आ रहा है।
नहीं, देखें, जहाँ तक बात है इकॉनमी की, इकॉनमी ग्रो करती है तो बैंक्स को प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज़ तो प्रॉफिट हो नहीं सकता उनका, क्योंकि ये एक्टिविटी जितनी है इकनॉमिक एक्टिविटी है और ये सिर्फ फिगर्स की बात नहीं होती, ये तो फैक्चुअल नंबर्स होते हैं, इसमें सिर्फ ऐसे कोई गिमिक नहीं होती। डेफिनेटली जितना डिपॉजिट है वो नज़र आएगा, जिसने पैसा जमा कराया है वो नज़र आएगा, जितने लोन दिए होंगे, जितनी लेंडिंग की होगी, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की होगी, और जैसे इकॉनमी चलती है तो डेफिनेटली उसमें बैंक्स का बहुत मेजर रोल होता है जी। और अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट में हम ग्रेजुअली कमी देख रहे हैं, ये पिछली 5 रिव्यूज़ में 9% की कमी आई, तो लोग बहुत ज़्यादा अब जो बैंक से लैंडिंग है, जो बैंक से कर्ज़े हैं उसकी तरफ जाएंगे, लोन्स अप्लाई करेंगे। इंडस्ट्री हमारी इसमें बड़ी अपनी लचक दिखा सकती है, जो कि बहुत अरसे से नहीं ये सिलसिला जारी था। इससे फिर बैंक्स को कितना फ़ायदा होगा? उस हायर साइड पर जब इंटरेस्ट रेट था तो बैंक ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, या जब ये लोअर साइड पर जाएगा लोग ज़्यादा लैंडिंग की तरफ जाएंगे तो इससे भी बैंकिंग सेक्टर मज़ीद आगे बढ़ सकता है? देखिए जी, जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी लेंडिंग होगी, उतना ही रिटर्न आएगा, उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली बैंक्स की बढ़ेगी, और उत्साह जो है वो मार्केट में आएगा और आम लोगों के पास आएगा, बिजनेसमैन के पास आएगा। और आप ये समझिए कि जिसे भी ज़रूरत होगी लोन्स लेने के लिए, और मार्कअप रेट जब कम होते हैं तो ये फिजिबल होता है हर एक के लिए। जैसे आप ये समझते हैं कि हर किस्म का लोन है, मॉर्गेज लोन है, ऑटोज़ लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, या इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट टर्म लोन है, या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लोन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली जिस वक्त लोन लिया जाएगा और इंडस्ट्री बढ़ रही होगी और उसको ज़रूरत होगी, ग्रोथ हो रही होगी, तभी इस पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और अगर पैसे की ज़रूरत ना हो तो फिर तो चीज़ें शट डाउन रहती हैं, फिर तो चलती नहीं हैं। ये चलाने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बैंक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, और डेफिनेटली बैंक्स इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और नई से नई प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, और इससे हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह इकोनॉमी जो है वो बड़ी रैपिडली ग्रो करेगी। जैसे ही मार्कअप रेट कम होते हैं, लोग पैसा निकालते हैं, मार्केट में पैसा आता है तो वो इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में ये पैसा यूटिलाइज होता है जी। और अब शायद अब जिस तरह दुनिया डिजिटाइज होती जा रही है, जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक आम आदमी पहले बड़ी कॉम्प्लिकेशंस और मुश्किल का शिकार हो जाता था, कोई छोटे से छोटा या बड़ा लोन अप्लाई करने के लिए भी। तो अब ये इन सारी चीज़ों पर इस वक्त बैंकिंग सेक्टर बारीक बीनी से काम कर रहा है, और ये जो मुश्किल प्रोसेस हुआ करते थे उनको आसान करने के लिए, ताकि एक आम आदमी की भी वहाँ तक रसाई हो सके और वो भी फैसिलिटेट हो सके। इन पॉइंट्स पर भी इस वक्त सोच चल रही है इस इंडस्ट्री में। जी, डिजिटाइजेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर आप देख लीजिए कि जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर बात होती है, आज से अगर आप 20 साल पहले देखें तो इतनी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं थी, लोग बैंक्स में नहीं जाते थे, लोग बैंक में जाने से घबराते थे। उसके बाद अब ये इनोवेशन आ गई। आपने देखा कि मोबाइल ऐप के थ्रू और मोबाइल सर्विसेज के थ्रू भी जो है वो ई-कॉमर्स जो हो रही है, उसके थ्रू, डिजिटलाइजेशन के थ्रू, ब्रांचलेस बैंकिंग के थ्रू इतना ज़्यादा वास्ट हो गया। अब बहुत कम लोग हैं जो बैंक में जाके बिल जमा कराते हैं। आप खुद देखते होंगे कि अब तो लोग अपने मोबाइल फ़ोन से या वेबसाइट से या ATM को यूज़ करते हैं, और ट्रैफिक जो है वो बैंक के अंदर अब इतनी कम है, लेकिन ट्रांजैक्शन उससे बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गई हैं, और लोग बड़ी आसानी हो गई है इस चीज़ में। अब आप 24 आवर्स यू कैन पे योर बिल। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब, डायरेक्टर वाइज का हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।